नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएम स्टडी में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप के सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा क्या चल रहा है? हमारा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास, और उसी में ही चल रहा है दोस्तों क्या किराउन रूल या ताज का शासन। और ताज के शासन में ही हमने पढ़ लिया था दोस्तों जो 1858 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम आया था, तो उसी के अंतर्गत ही दोस्तों हमने पढ़ लिया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा था, उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। और जो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बना था तो दोस्तों वो कौन बना था? वो लॉर्ड कैनिंग बना था। और अगर लास्ट गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो भी कौन बना था दोस्तों भारत का? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही था दोस्तों। और इसके बाद हमने पढ़ लिया था 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम या 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और इसी के अंतर्गत ही हमने दोस्तों पढ़ा था कि जो भारत के अंदर सबसे पहले बजट पेश किया गया था, और बजट पेश किया गया था इसी में ही स्थापना हुई थी दोस्तों आयकर की, इनकम टैक्स की। और फादर ऑफ इनकम टैक्स भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। और अगर बात की जाए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट या भारत के विभागीकरण का पिता भी किसको कहा जाता है? वो भी लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है। इन सबको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था दोस्तों। और आज जो चलेगा हमारा तो वो दोस्तों क्या चलेगा, क्योंकि हमने जो इसके बाद पढ़ा था तो वो क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने पढ़ा था कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और कांग्रेस की स्थापना करने वाला या इसका फाउंडर कौन था? वो एलन ओक्टेनम ह्यूम था दोस्तों। और ये कांग्रेस का वर्ड कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो वो यूएसए से लिया गया है, क्योंकि यूएसए की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और दोस्तों लास्ट में हमने पढ़ा था कि इसमें ही कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद इसी में ही दो वर्ड जोड़े गए, इंडियन नेशनल या भारतीय राष्ट्रीय। और तभी से ही नाम पड़ गया था दोस्तों इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और दोस्तों जैसे ही आईएनसी की भारत के अंदर स्थापना हुई, क्योंकि अब तक जो थे ब्रिटिशर जो थे वो अपने ब्रिटिश एक्ट के माध्यम से सरकार चला रहे थे, लेकिन जैसे ही आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो तभी भारतीयों ने भी अपनी मांग सुनिश्चित की और उन्होंने भी भारतीय राजनीति में अपनी मांग करनी शुरू कर दी दोस्तों। और इसी के बाद जैसे ही मांग करनी शुरू की तो भारत के अंदर जो अगला एक्ट बनकर आया तो कौन सा आया था दोस्तों? वो 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट बनकर आया था। तो दोस्तों इसी को ही पढ़ेंगे, 1892 ईस्वी का 1892 का दोस्तों कौन सा एक्ट बनकर आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम। और दोस्तों ये 1892 ईस्वी का जो इंडियन काउंसिल एक्ट या 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम था, तो इसी के अंतर्गत ही भारत के अंदर जो सबसे पहला शब्द या सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल किया गया था, तो दोस्तों इसी के अंतर्गत ही सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल किया गया था दोस्तों कौन का? इलेक्शन या निर्वाचन का दोस्तों। और इसी एक्ट के अंतर्गत, इसी एक्ट के माध्यम से ही भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और दोस्तों ये भारतीयों को सिर्फ बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं था दोस्तों। यानी कि जो भारतीय थे वो वोट नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ क्या कर सकते थे? बजट पर सिर्फ बहस कर सकते थे। तो ये दो अधिकार जो मिले थे दोस्तों वो कौन से एक्ट के माध्यम से मिले थे? वो 1892 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही ये अधिकार प्राप्त हुए थे। और भारत के अंतर्गत ही केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया दोस्तों। केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। और जो केंद्रीय विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का जो गठन किया गया था,
तो दोस्तों इसके जो केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य हुआ करते थे दोस्तों, तो वो कितने हुआ करते थे, वो 60 मेंबर्स हुआ करते थे दोस्तों, 60 मेंबर्स या 60 सदस्य हुआ करते थे। तो कब किया गया था दोस्तों, ये 1892 ईस्वी में ही केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया, जिसके 60 सदस्य थे। और जो भारत के इसके बाद जो भारत के अंदर एक घटना घटित हुई दोस्तों, और भारत का जो अगला वायसराय बनकर आया दोस्तों, जो भारत के इतिहास में सबसे बदनाम जो वायसराय कहलाता है दोस्तों, वो कौन सा वायसराय बनकर आया था, वो लॉर्ड कर्जन बनकर आया था दोस्तों। और लॉर्ड कर्जन को इतना बदनाम या इतना खराब दोस्तों क्यों कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ही भारत के अंदर जो हिंदू मुसलमानों में फूट डालने का जो काम करेगा, जो नी रखेगा, वो कौन करेगा दोस्तों, वो लॉर्ड कर्जन ही करेगा। तो 1800 जो भारत का वायसरॉय बनकर आया दोस्तों, तो वो कौन बनकर आया था, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहा था दोस्तों, वो 1899 से 1905 ईस्वी तक जो भारत का वायसराय रहा दोस्तों, वो कौन रहा, वो लॉर्ड कर्जन रहा। और दोस्तों जैसे ही वायसराय बनकर आया था लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक जो भारत का वायसराय रहा था, और जैसे ही ये भारत का वायसराय बना तो 1905 ईस्वी में ही इसने एक कार्य किया, जो क्या क्या था दोस्तों, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन किया दोस्तों। कब किया था दोस्तों बंगाल का विभाजन, तो दोस्तों वो कब किया था, वो 1905 ईस्वी में किया था दोस्तों। और ये किसके द्वारा किया गया था, जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन, इसी के द्वारा ही ये कार्य किया गया था। और दोस्तों ये बंगाल का विभाजन जो किया गया था, तो वो क्यों गया था, क्यों इसलिए किया गया था कि हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए और राष्ट्र की भावना को ख़त्म करने के लिए ही ये कार्य किया गया था कि बंगाल का विभाजन किया गया। और दोस्तों ये विभाजन जो किया गया था वो इस तरीके से किया गया था कि एक बंगाल में हिंदुओं की संख्या 4 गुना थी और एक बंगाल में मुसलमानों की संख्या 3 गुना थी। दोस्तों अभी तक जो था हिंदू मुसलमानों में कोई मतभेद या कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन एक कार्य हुआ था इसके बाद। वो क्या कार्य हुआ था कि 1906 ईस्वी में ही दोस्तों क्या कार्य हुआ, 1906 ईस्वी में ही स्थापना हुई दोस्तों, किसकी हुई थी, स्थापना हुई मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग का जो संस्थापक या फाउंडर कौन था दोस्तों, वो आगा खान, यानी आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी दोस्तों। और आगा खान ने जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो दोस्तों वो कहाँ पर की थी, वो ढाका में की थी। यानी ढाका में ही जो आगा खान था इसने किसकी स्थापना कर दी थी दोस्तों, वो मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी दोस्तों। और मुस्लिम लीग की स्थापना जैसे ही हुई 1906 ईस्वी में, क्योंकि अभी तक कोई मतभेद नहीं थे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो मतभेद हुए वो कब हुए, क्योंकि जो बंगाल का भारत का जो अगला वायसराय बनकर आया था दोस्तों, तो वो कौन बनकर आया था, तो वो बनकर आया था लॉर्ड मिंटो सेकंड। भारत का जो अगला वायसराय बनकर आया, तो दोस्तों वो कौन बनकर आया दोस्तों, लॉर्ड मिंटो सेकंड या लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और ये जो वायसराय बनकर आया था इसी के ही नाम से, इसी के ही नाम से दोस्तों 1909 ईस्वी का जो अगला एक्ट बनकर आया दोस्तों, तो वो कौन सा बनकर आया था दोस्तों, मोर्ले मिंटो
रिफॉर्म एक्ट या मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम दोस्तों कब बन कर आया था? वो 1909 ईस्वी में आया था। और ये मोर्ले जो हुआ करता था तो वो कौन हुआ करता था दोस्तों? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था। कौन हुआ करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या राज्य सचिव। और ये जो मिंटो था तो वो कौन था दोस्तों? वो मिंटो था वायसराय ऑफ इंडिया। और मोर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो जो लॉर्ड मिंटो सेकंड था यानी वायसराय ऑफ इंडिया और भारत के सेक्रेटरी के द्वारा ही इन्हीं के ही नाम पर जो दोस्तों ये एक्ट बनकर आया था। वो दोस्तों कौन सा एक्ट था? 1909 ईस्वी का जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम था दोस्तों। तो वो किस किस के नाम पर आया था? यानी कि भारत के वायसराय और भारत के राज्य सचिव के नाम पर ही ये एक्ट बनकर आया था। वो कौन सा बनकर आया था? 1909 ईस्वी का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसी एक्ट के अंतर्गत क्योंकि अभी तक हिंदू मुसलमानों में कोई फूट नहीं डला था, राजनीतिक कोई फूट नहीं थी, लेकिन जो फूट डली तो वो जब ये एक्ट बनकर आया, ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट बनकर आया था, तो इसी ने ही भारत की राजनीति में यानी कि जो भारत का नाश किया था तो वो इसी ने किया था। क्योंकि इसी ने ही क्या कार्य किया था कि मुसलमानों को भारत के मुस्लिमों को भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया। और इसी के अंतर्गत ही भारतीय मुस्लिमों को निर्वाचक का विशेष अधिकार दिया। और दोस्तों क्या थे ये विशेष अधिकार? क्योंकि जो भारतीय मुसलमान थे तो भारतीय मुसलमानों को 2 वोट करने का अधिकार दिया गया और हिंदुओं को 1 वोट करने का अधिकार दिया। और जैसे ही ये अधिकार दिए गए तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब 2 वोट करने का अधिकार किसी को दिया जाएगा तो दूसरी जो अपोजिशन होगी या कोई भी रिलीजियस हो तो उनको क्या होगा? आपस में जलन होगी। और यहीं से ही क्या हो गया दोस्तों? आपस में जो हिंदू मुसलमान थे तो उसमें फूट डलनी स्टार्ट हो गई थी दोस्तों। और जैसे ही इन एक्टों को आया और इसके बाद जो भारत का अगला एक्ट बनकर आया था दोस्तों, तो वो कौन सा एक्ट बनकर आया था? वो 1919 ईस्वी का एक्ट बनकर आया था। तो दोस्तों वो कौन सा एक्ट था? इसके अंतर्गत यही कार्य हुए थे दोस्तों मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत कि भारतीय मुसलमानों को निर्वाचक मंडल दिया गया, पृथक मंडल दिया गया और मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए गए दोस्तों। और अगला जो एक्ट बनकर आया तो दोस्तों वो कौन सा बनकर आया था? वो 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड
सुधार अधिनियम। उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी में आया दोस्तों मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट या मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और मोंटेग्यू दोस्तों कौन था ये दोस्तों? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये चैम्सफोर्ड वायसराय ऑफ इंडिया। और इन दोनों के ही नाम से दोस्तों ये क्या बनकर आया था? जो एक्ट बनकर आया था 1909 ईस्वी का, 1919 ईस्वी का। और 1919 ईस्वी में ही, कब दोस्तों? 1919 ईस्वी में ही लगाया गया क्या दोस्तों? डायरकी इन प्रोविंसेस। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। और ये दोस्तों जो द्वैध शासन लगाया गया था तो वो 1919 से 1935 ईस्वी तक भारत के अंदर यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। और हमने पहले क्या पढ़ा था कि बंगाल के अंदर द्वैध शासन लगाया गया था। वो कब से कब तक लगाया गया था दोस्तों? वो 1765 से 1772 ईस्वी तक वो कहाँ पर लगाया गया था दोस्तों? वो बंगाल में लगाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल में द्वैध शासन कब लगाया गया था और किस एक्ट के माध्यम से लगाया गया था, तो दोस्तों बंगाल में जो द्वैध शासन लगाया था तो दोस्तों किसने लगाया था? वो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। लेकिन जो इस प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन लगाया तो दोस्तों वो कौन से एक्ट के माध्यम से लगाया गया है? वो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। और अगर वायसराय की बात की जाए कि भारत का वायसराय कौन है इस टाइम पे, तो वो वायसराय कौन है? चैम्सफोर्ड। और मोंटेग्यू कौन है दोस्तों? ये मोंटेग्यू कौन है दोस्तों? तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो वायसराय जो भारत का वायसराय था चैम्सफोर्ड, उसी के ही शासनकाल में लगाया गया प्रांतों में द्वैध शासन। इसको दोस्तों ध्यान रखना है हमें। और 1919 से 1935 ईस्वी तक ये लगाया गया था दोस्तों बंगाल प्रांतों में द्वैध शासन। और सैलरी इसी के बाद जो है इसी के अंतर्गत क्या आया था दोस्तों? सैलरी ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन अगेन। अंग्रेज अफसरों का वेतन पुनः ब्रिटेन से आने लगा। क्योंकि इनका अंग्रेज अफसरों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा था दोस्तों। लेकिन 1919 ईस्वी में ही जो सैलरी थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की तो वो पुनः कहाँ से आने लगी दोस्तों? वो लंदन से, ब्रिटेन से आने लगी दोस्तों। और जैसे ही ये आई और 1818 ईस्वी में ही, क्योंकि भारत के अंदर जो द्वैध शासन लगाया गया था या डायर की इन बंगोल लगाई गई थी, तो इस द्वैध शासन का हनन ना हो। क्योंकि पहले जो 1765 से 1772 ईस्वी तक जो भारत के अंदर द्वैध शासन लगाया गया था तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था दोस्तों? लूटमार ज़्यादा हुई थी और उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा था। तो यही भ्रष्टाचार दोबारा ना हो इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था दोस्तों? एक कमीशन का, आयोग का गठन किया गया था जिसको क्या कहा जाता था दोस्तों? साइमन कमीशन कहा जाता था। और वो हर 10 साल के बाद भारत के अंदर द्वैध शासन का हनन ना हो इसलिए समीक्षा करने हर साल कहाँ पर आता था दोस्तों? भारत के अंदर आना था। और दोस्तों इसका जो गठन किया गया था दोस्तों तो वो कब किया गया था? वो
क्योंकि हर 10 साल बाद आना था दोस्तों। तो ये कब आना था? 1919 में गठन किया गया था। तो दोस्तों कब आता? 1929 ईस्वी में आना था। लेकिन 1929 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर चुनाव थे, इसलिए साइमन कमीशन का गठन कब कर दिया गया? वो 1927 ईस्वी में इसका गठन कर दिया गया था दोस्तों। और 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। और इसके बाद क्योंकि गठन कब किया गया था साइमन कमीशन का दोस्तों? तो वो 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। लेकिन 1927 ईस्वी में क्योंकि आना कब था ये दोस्तों? वो 1929 ईस्वी में आना था, क्योंकि गठन कब किया गया था? 1919 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। और ये आता 1929 में, लेकिन वहाँ पर क्या थे? चुनाव थे, इसलिए कहाँ पर आ गया दोस्तों? 1928 इन 1928 में ही साइमन कमीशन arrived in India। 1928 ईस्वी में साइमन आयोग का आगमन हुआ। और जैसे ही ये भारत के अंदर आया साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में, तो भारतीयों की एक मांग थी। भारतीयों की क्या मांग थी दोस्तों? वो मांग ये थी कि जो साइमन कमीशन है, क्योंकि जो साइमन कमीशन था, ये साइमन आयोग जो था, तो इसके कितने सदस्य थे दोस्तों? इसके 7 मेंबर्स थे। कितने? 7 मेंबर्स या 7 सदस्य थे दोस्तों। लेकिन ये सातों के सातों दोस्तों वो क्या थे? वो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि अंग्रेज थे दोस्तों। ये सातों के सातों क्या थे? ये अंग्रेज थे। लेकिन भारतीयों की एक मांग थी। भारतीय चाहते थे कि 7 मेंबर्स में से कम एक सदस्य तो भारतीय होना चाहिए, क्योंकि जो साइमन कमीशन भारत के अंदर आया है, तो वो जैसी मर्जी चाहे वैसा रिपोर्ट बनाकर वो अंग्रेज़ अफसरों को सौंप देगा। क्योंकि जब तक भारतीय उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो तब तक जो रिपोर्ट है, जो आयोग की रिपोर्ट है, वो सही नहीं जा सकती। इसलिए इनकी मांग थी भारतीयों की कि साइमन कमीशन के अंतर या साइमन आयोग के अंतर्गत जो है कम से कम एक भारतीय इन्वॉल्व होना चाहिए, एक भारतीय होना चाहिए दोस्तों। और जब इस चीज़ को किया गया था, तो साइमन कमीशन का क्या किया गया? भारत के अंदर विरोध किया गया था दोस्तों। और विरोध जैसे ही किया गया, जो साइमन कमीशन था, यह साइमन आयोग था दोस्तों, तो इसका कौन कौन विरोध कर रहे थे और कौन कौन इसका स्वागत कर रहे थे? तो दोस्तों अगर इस साइमन कमीशन के वेलकम या स्वागत की बात की जाए, तो दोस्तों कौन कर रहे थे इसका वेलकम? एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका स्वागत कर रहे थे साइमन कमीशन का। और दूसरा दोस्तों यूनियनिस्ट पार्टी, दूसरा दोस्तों मोहम्मद सैफी ग्रुप, और चौथा मुस्लिम लीग। तो दोस्तों ये महाशय जो थे, ये क्या कर रहे थे दोस्तों? तो ये सब जो है साइमन कमीशन का आगमन कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। लेकिन इसका जो विरोध कर रहे थे, तो विरोध करने वालों में से ही कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय दोस्तों कहाँ पर विरोध कर रहे थे? वो लाहौर में विरोध कर रहे थे दोस्तों। और जैसे ही लाला लाजपत राय जैसे ही लाहौर में विरोध कर रहे थे, तो तभी अंग्रेज़ अफसरों के द्वारा, यानी सैंडर्स के द्वारा जो थी, स्कॉट्स के द्वारा क्या कर दी गई दोस्तों? इनकी लाठियों से इनको मार मार कर क्या कर दी गई? इनकी हत्या कर दी गई।
क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे दोस्तों। जो लाला लाजपत राय थे वो कौन क्या कर रहे थे दोस्तों, ये विरोध कर रहे थे। किसका कर रहे थे, साइमन आयोग या साइमन कमीशन का। और ये सब क्या कर रहे थे, ये स्वागत कर रहे थे दोस्तों। क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे किसका, साइमन कमीशन का। तो ये स्वागत कर रहे थे, लेकिन लाला लाजपत राय जैसे ही लाहौर के अंदर विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो तभी अंग्रेज़ों के द्वारा जो सॉन्डर्स था उसी के द्वारा ही लाला लाजपत राय को क्या कर दिया गया दोस्तों, इनकी हत्या कर दी गई दोस्तों। और जैसे ही लाला लाजपत राय शहीद हुए, तभी पूरे भारत के अंदर क्या हुआ, जो साइमन कमीशन थी या साइमन आयोग था, इसका विरोध प्रदर्शन होने लगा। और जैसे ही विरोध प्रदर्शन हुआ और इसी का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने दोस्तों किसकी हत्या कर दी दोस्तों, सॉन्डर्स की हत्या कर दी। क्योंकि दोस्तों ये मारने तो गए थे, किसको गए थे, था पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। ये पुलिस स्टेशन के अंदर किसको मारने गए थे, स्कॉट्स को मारने गए थे। लेकिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल कर कौन आया था दोस्तों, वो सॉन्डर्स निकल कर आया था। क्योंकि सॉन्डर्स ने भी लाला लाजपत राय जी को मारा था, इसलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने दोस्तों सॉन्डर्स की ही हत्या कर दी। और जैसे ही सॉन्डर्स की हत्या की भारत के अंदर, तो दोस्तों जो अगला भारत का वायसराय बनकर आया था दोस्तों, जो सेक्रेटरी था वो कौन सा दोस्तों, लॉर्ड बर्कनहेड। इसके बाद जो भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कौन था, लॉर्ड बर्कनहेड। और लॉर्ड बर्कनहेड ने ही सुलह करवाई थी दोस्तों। किसके अंतर्गत सुलह करवाई थी, कांग्रेस के अंदर जो सुलह करवाई थी वो किसने करवाई थी, वो लॉर्ड बर्कनहेड ने की थी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या राज्य सचिव था वो कौन था दोस्तों, लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था दोस्तों, लॉर्ड बर्कनहेड। और लॉर्ड बर्कनहेड ने ही सुलह करवाई थी दोस्तों। किसके अंतर्गत कराई थी, कांग्रेस में सुलह करवाई थी दोस्तों। कांग्रेस और अंग्रेज़ों में सुलह कराई थी। और कांग्रेस और जैसे ही इनके अंतर्गत सुलह कराई थी, तो ये सुलह क्या थी दोस्तों, कांग्रेस और अंग्रेज़ों के बीच। तो सुलह ये थी कि इन्होंने जो था स्वराज की मांग कर दी थी, अंग्रेज़ों से स्वराज की मांग कर दी थी कि भारत के अंदर राज जो करेंगे वो हम खुद करेंगे। लेकिन इसी ने ही, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था लॉर्ड बर्कनहेड, इसी ने ही कहा था कि आप जिस तरीके से अपनी राज्य व्यवस्था को चलाना चाहते हैं और जिस तरीके से भारत के अंदर राज करना चाहते हैं, उसका लेख लिखकर और जो मांग आप मांगना चाहते हैं अंग्रेज़ों से दोस्तों, तो वो कर दीजिए। आप जो है उसको लिखित रूप में दे दीजिए और इस पर जो है सभी के साइन होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही सुलह करवाई थी कांग्रेस में, तो इसी के अंतर्गत ही जो स्वराज की मांग की थी वो किसने की थी दोस्तों, स्वराज की जो मांग की थी वो किसने की थी, वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने क्या कर दिया था दोस्तों, वह स्वराज की मांग कर दी थी दोस्तों। और जैसे ही स्वराज की मांग की गई और 1928 ईस्वी में ही, इन 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट। और दोस्तों नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी 1928 ईस्वी में ही, तो इसी के अंतर्गत ही 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट में ही डिमांड की थी दोस्तों। किसकी डिमांड की थी, डिमांड या मांग किसकी की थी दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स की। और दोस्तों वो भी किसने की थी, वो भी मोतीलाल नेहरू ने की थी दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड। और ये लिखित मांग थी, भारत के अंदर सबसे पहली लिखित मांग 1928 ईस्वी में
मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो नेहरू रिपोर्ट के अंदर पेश की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट क्या थी दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत ही जो सुलह करवाई थी कांग्रेस के बीच में लॉर्ड बर्कनहेड ने, तो नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत ही सारे मतलब जिस तरीके से भारत की राज व्यवस्था को चलाना है और किस तरीके से चलाना है और क्या क्या अधिकार भारतीयों को अंग्रेज़ों से चाहिए, तो दोस्तों सब कुछ किस में था दोस्तों? वो नेहरू रिपोर्ट में वर्जित था दोस्तों। इसके अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट में था सब कुछ। और इसी के अंतर्गत ही जो मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले जो लिखित मांग की थी, वो नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत ही किसने की थी? वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसकी की थी? फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इसके अंतर्गत यानी कि जो लॉर्ड बर्कनहेड ना, इसने ये कहा था कि सभी के इसमें क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए। लेकिन इसके अंतर्गत ही नोट सिग्नेचर यानी कि साइन किसने नहीं किए थे? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों इस पर क्या किए थे? इस पर साइन नहीं किया। और जैसे ही इस पर सिग्नेचर नहीं किए तो क्या हुआ दोस्तों? जो नेहरू रिपोर्ट थी वो फेल हो गई थी। और जैसे ही नेहरू रिपोर्ट फेल की गई दोस्तों, तो इसके बाद ही जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, तो मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था दोस्तों? कि हमें जो है डोमिनेन स्टेट का ही दर्जा दे दीजिए। अगर आप स्वराज नहीं देना चाहते, तो इन्होंने अंग्रेज़ों से किसकी मांग कर दी दोस्तों? वो डोमिनेन स्टेट की मांग कर दी दोस्तों। डोमिनेन स्टेट किसकी मांग की थी दोस्तों? डोमिनेन स्टेट की। किसने की थी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। और डोमिनेन स्टेट क्या था दोस्तों? ये डोमिनेन स्टेट जो है वो क्या होता है, किस तरीके की राज व्यवस्था होती है? यानी कि इसमें जो अधिकार रहता वो किसका रहता दोस्तों? अधिकार जो रहता वो किसका रहता? वो अंग्रेज़ों का अधिकार। अधिकार किसका? अंग्रेज़ों का। और दोस्तों जो राज्य व्यवस्था, जो राज्य व्यवस्था रहती तो वो किसके हाथों में रहती दोस्तों? वो भारतीयों के हाथ में रहती दोस्तों इसके अंतर्गत। लेकिन जैसे ही इन्होंने डोमिनेन स्टेट की बात की, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमें डोमिनेन स्टेट नहीं, हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों किसकी कर दी मांग? पूर्ण स्वराज की। क्या अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। वो किसने की थी मांग दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वो क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग कर दी दोस्तों। और जैसे ही पूर्ण स्वराज की मांग की, तो तभी जो कांग्रेस थी या आईएनसी थी, इसके अंदर जो थे दो ग्रुप बट गए थे। यानी कि जो मोतीलाल नेहरू थे वो किसकी मांग कर रहे थे दोस्तों? वो मांग कर रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेट ही बना दीजिए। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, बल्कि हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो इसी बात को लेकर इनके अंतर्गत दो ग्रुप बने। एक था दोस्तों ऑल इंडिया, ओल्ड एक ओल्ड कांग्रेस, और दूसरा ग्रुप था दोस्तों ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। ऑल इंडिया
यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। और जो ओल्ड कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, वो कौन थे ऑल इंडिया के अध्यक्ष? वो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? वो मोतीलाल नेहरू। और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन गए थे दोस्तों? वो बन गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनके अंतर्गत दो ग्रुप बट गई थी, जो कांग्रेस थी वो दो ग्रुप में बट गई थी। और इसके बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में ही क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो वो दोस्तों कब मनाया गया था? वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। और इसके बाद जो भारत के अंदर साइमन कमीशन आया था, जो साइमन आयोग भारत के अंदर आया था, तो उसी पर ही चर्चा करने के लिए इंग्लैंड के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे, या 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। और इसी के अंतर्गत ही दोस्तों जो पार्टिसिपेट किया था, तो वो जो तुम्हारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो दोस्तों इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन जो अगली गोलमेज सम्मेलन थी, तो उसके अंतर्गत सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ही, उसी के अंदर जो था, तो वो गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के अंतर्गत, या कांग्रेस की तरफ से। और दोस्तों जैसे ही इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो गांधी जी ने भी किसकी मांग कर दी थी दोस्तों? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फंडामेंटल राइट्स की मांग कर दी। और जैसे ही गांधी जी के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो तभी अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को आश्वासन दिया गया कि जो अगला एक्ट बनकर जाएगा भारत के अंदर, तो उसी के अंदर भारतीयों को क्या दिया जाएगा दोस्तों? वो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट बनकर आया था दोस्तों, वो कौन सा बनकर आया था? वो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम बनकर आया था। और इसी भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही 70 से 80% जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान लिया गया दोस्तों, तो वो किससे लिया गया है? वो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो दोस्तों इस एक्ट या इस अधिनियम के अंतर्गत भी दोस्तों सब कुछ दिया गया, लेकिन फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार इसके अंतर्गत भी नहीं दिए गए थे दोस्तों। और जैसे ही नहीं दिए गए थे दोस्तों इसी के अंतर्गत ही, तो उसके बाद जो थे संविधान सभा की मांग हुई, ये हुआ दुनिया भर की चीज़। तो इसको हम कब पढ़ेंगे दोस्तों? वो कल पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, ताकि हमारे साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों हम जो क्लास दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, और पूरा कोर्स क्या देंगे दोस्तों? वो बिल्कुल फ्री देंगे, राष्ट्रीय क्रांति में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।